ननद हमारी नौकरानी। रामपुर नाम के एक छोटे से शहर में दीपा अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। बचपन में ही दीपा के माँ बाप उसे छोड़कर जा चुके थे, पर उसके भाइयों सौरव और गौरव ने उसे अपनी बेटी की तरह समझा। तीनों भाई बहन हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर रहे। छोटी सी उम्र में दीपा भी अपने भाइयों की एक माँ की तरह देखभाल करती थी। स्कूल जाने में 5 मिनट देरी है भैया, तुम रोटी खा लो, मैं अभी तुम्हारा टिफिन पैक कर देती हूँ। बैठ भी जा दीपा। तुझे भी तो स्कूल जाना है ना। तू तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। मेरे दोनों भैया पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे, तो उसकी छोटी बहन तो अपने आप ही बड़ी बन जाएगी ना भैया। मैं अभी तेरे कपड़े निकाल देता हूँ, तू जल्दी जाकर तैयार हो जा, स्कूल का वक्त हो गया है। अपनी माँ के जाने के बाद दीपा ही अपने भाइयों के खाने पीने का इंतजाम करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दीपा भी वक्त के साथ बड़ी हो गई। अब तो शादी कर ले सौरव। तेरे बाद दीपा की भी शादी कर दूंगा और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है भैया, मुझे नहीं करनी शादी। पता नहीं कैसी लड़की आएगी, और वो अगर आप लोगों से मुझे अलग करना चाहेगी तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप ही कर लो ना शादी, बड़ी भाभी को ही माँ समझकर हम आगे की जिंदगी निकाल देंगे। क्या सही है ना दीपा? बिल्कुल नहीं, आप दोनों की ही बात गलत है भैया। वक्त रहते शादी हो जानी चाहिए, इसलिए मेरी मानो और तुम दोनों ही शादी कर लो। और दीपा की जिद के आगे उसके दोनों भाई हार जाते हैं। गौरव और सौरव की शादी हो जाती है। 3 लोगों का परिवार अब 5 लोगों का हो जाता है। पहले तो कुछ दिन दोनों भाभियां दीपा के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती है, पर शादी के 6 महीने बाद ही दोनों धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। काम के सिलसिले में जब दीपा के दोनों भाई दूसरे शहर गए होते हैं, एक सुबह सुमित्रा जोर जोर से दीपा के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। घबराकर दीपा फौरन दरवाजा खोलती है। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? आप मेरे कमरे का दरवाजा क्यों पीट रही थी? हमारे घर में रह रही है और हमसे ही सवाल कर रही है। बाप रे बाप, इसकी लंबी जबान तो देख रही ना। हाँ से दिखेगी लंबी जबान भाभी, अपने भाइयों के सामने तो ये भीगी बिल्ली बन जाती है। जरा सी शर्म नहीं आती क्या तुझे? जिंदगी भर अपने भाइयों के सीने में बैठकर मुंह गलती रहेगी क्या? है? भाग क्यों नहीं जाती कहीं? आप दोनों मेरे साथ मजाक कर रही है ना? ये कैसा मजाक था भाभी? मुझे ना ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। हाथ तो लगाइए जरा मेरे सीने पर, दिल कितना जोर जोर से धड़कने लगा मेरा। मैं ना घबराकर बेहोशी होने वाली थी। दिल तो जोरों से हमारा धड़कता है 24 घंटे अपने पतियों के टेंशन भरे चेहरे को देखकर। तेरी हर छोटी बड़ी चीज की इतनी टेंशन पाल रखी है इन दोनों ने कि अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। अब सामने खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? सुबह सुबह बेकार में इतना बोलना पड़ा। मेरे तो सर में दर्द हो गया। जा जाकर 2 कप चाय बनाकर ला। बेचारी दीपा रोती हुई रसोई में जाकर 3 कप चाय बनाकर बाहर लेकर आती है। भैया के सामने तो भाभी ने कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। चाय पीते पीते इस गलतफहमी को खत्म कर दूंगी। ये सोचती हुई दीपा जैसे ही टेबल पर चाय की ट्रे रखती है, रीना कहती है, ये लीजिए भाभी, आपको लग रहा था कि आपकी बातों से इससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये तो अपने लिए चाय बना कर ले आई। खर्च का अंदाजा भी है तुम्हें दीपा? तुम्हारे भाइयों ने अपनी रोटियों पर घी लगवाना भी छोड़ दिया है, और एक तुम हो जिसे रात को बड़ी ग्लास में भरकर अलग दूध चाहिए, सुबह अलग, और 24 घंटे जो चाय की प्यालियां चलती रहती है सो तो अलग ही है। ये पढ़ाई वढ़ाई का ड्रामा छोड़ो और अब घर के कामकाज में लग जाओ। अच्छी तरह से तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे हम। तुम्हारी भाभियां हैं, हम दुश्मन नहीं। यहाँ तुम्हें हमारी बोली कड़वी लग रही होगी, पर ससुराल में न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। यहीं से सब कुछ सीख कर जाओगी, तब तो लड़के वाले तुमसे शादी करने को मानेंगे, वरना ना तो तुम्हारी कद काठी है ना चेहरे पर नूर। ये चाय खत्म करके रसोई के बर्तन साफ करो। मैं आकर देखती हूँ कैसे बर्तन धोती हो तुम। अपनी पढ़ाई छोड़कर दीपा रसोई में बर्तन साफ करके उन्हें सजा रही होती है कि तभी वहां सुमित्रा जाकर उसके कान मरोड़ने लगती है। क्या क्या हुआ भाभी? बर्तन तो धोया मैंने। दिमाग में भूसा भरा है क्या तुम्हारे? जब रसोई में बर्तन धोने आई तो गैस पर रखा हुआ दूध तुम्हें नहीं दिखा? इसे ढक नहीं सकती थी? हैं? अभी इसमें अगर छिपकली गिर जाती तो बताओ। इस तरह सुमित्रा और रीना दीपा के साथ अत्याचार करती रहती।
उससे तीनों वक्त का खाना बनवाने से लेकर घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और मार्केट तक का काम करवाती और खुद आराम करती। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। सौरव और गौरव वापस अपने घर लौट आते हैं। अपने भाइयों को सामने देखकर दीपा फूट फूट कर रोती हुई उनके सीने से लग जाती है। क्या हुआ बहना, तू इस तरह रो क्यों रही है? वो वो कुछ नहीं जी, आपको ना दीदी बहुत याद कर रही थी। क्या करेगी, इसमें इनकी भी तो गलती नहीं है। बहन का मन ना ऐसे ही होता है। देखिए आपकी याद में कैसे सूख के कांटा हो गई है, न खाना न पीना। ऐसे कब तक चलेगा दीपा दीदी, बताइए तो। कल आपको लड़के वाले देखने आएंगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर आप ससुराल चली जाएंगी, तो क्या भाइयों को भी वहीं ले जाएंगे अपने साथ? रीना ठीक ही तो कह रही है जी। घर वालों के लिए तो बच्चियां कभी बड़ी ही नहीं होती, पर असल में ना ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है अब हमें दीपा दीदी की शादी कर देनी चाहिए। सही कहा तुमने। जब राजा महाराजा ही अपनी बेटियों को अपने घर ना रख सके तो हम कौन है? पता ही नहीं चला दीपा कब इतनी बड़ी होगी। अब हमारी दीपा डोली चढ़ेगी। सुमित्रा और रीना बड़ी होशियारी से अपने पतियों के सामने दीपा को एक माँ की तरह प्यार करती और पीठ पीछे अपना असली रंग दिखाती। सौरभ के सामने 2-4 लड़की ढूंढने का नाटक कर देना तुम। बाकी रिश्ता तो मैंने देख ही रखा है। मेरे मायके के पड़ोस में ही था ना, लालू दिमाग का पैदल है। कभी किसी को पत्थर मार देता है तो कभी किसी को चक्कू। आए दिन जेल में रहता है। ऐसे पति के पास रहेगी तो कभी उसे मायके आने ही नहीं देगा। फिर हमें इस ननद नाम की आपदा को झेलना नहीं पड़ेगा। और दीपा को उसे सौंपने के बहाने उससे 5 लाख नगद लेने की सोच रखी है मैंने। अरे वाह दीदी, कितनी होशियार है आप। पर कितने दिन चलती होशियारी? दीपा का उड़ा हुआ चेहरा देखकर उसके भाइयों को पहले ही इस बारे में शक हो जाता है। और एक रात, मुझे माफ कर दीजिए भैया, आप दोनों ने सही कहा था कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कैसी लड़की आएगी, हमारी दीपा को हमसे दूर कर देगी। आपने ठीक ही कहा था सौरभ भैया। आपकी गैर मौजूदगी में दोनों भाभियां मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। और तुझे क्या लगा, हमें जैसे कुछ पता ही नहीं है? तेरे भाई है हम, तेरा चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। और उन दोनों की होश कैसे ठिकाने लगाना है हम अच्छे से जानते हैं। अगली सुबह सौरव बाजार से भागता हुआ घर आता है। अरे दीपा, तूने जो लॉटरी खरीदी थी ना, वो निकल गई है। 50 लाख की मालकिन बन गई है तू। 50 लाख? मैं तो जानती ही थी मेरी ननद बड़ी भाग्यशाली है। मुझे तो लगता है वो लड़का भाग्यशाली है जिससे इसका रिश्ता होने वाला है। कल बात चलाई और आज इसकी लॉटरी निकल गई। वो लड़का किसी काम का नहीं है जी। मैंने तो देख लिया था। उसके फोन में ना किसी दूसरी लड़की का फोन आ रहा था। ऐसे घर में देंगी क्या हम अपनी ननद को? अरे दीदी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। 50 लाख की बात सुनते ही शादी तो दूर की बात है, दोनों भाभियां दीपा को पकड़कर ही बैठ गई। 24 घंटे उसके आओ भगत में लगी रहती। दोनों के दिमाग में 50 लाख का भूत जो सवार हो गया था। आप पढ़ाई में भी अच्छी है दीदी, आप ना अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाइए। इन पैसों का सोच करना, आगे कुछ नहीं करना ऐसा मत सोचिएगा। पैसे तो मैं संभाल लूंगी, है कि नहीं? तू? अरे तू तो इनकी शादी करके इन्हें ससुराल भेजना चाहती थी। मैं? इस घर में मेरी चलती कहाँ है? जब देखो मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ती है। आप तो उस दिमाग के पैदल आदमी से दीपा दीदी की शादी करवाना चाहती थी ना? क्या कहा तुमने छोटी बहू? नहीं तो क्या भैया, आपकी गैर मौजूदगी में भाभी दीदी के साथ कम बुरा व्यवहार नहीं करती थी, ऊपर से मुझे भी इन चीजों में शामिल करती थी। हाँ, गरम फूट जाए तेरा। कितना झूठ बोलेगी तू। वो सब तो मैं इसलिए कर रही थी ताकि दीदी को समाज की समझ हो सके। समाज की समझ तो हम दोनों भाई तुम दोनों को करवाएंगे। जो हमारे पीठ पीछे हमारी बहन के साथ ऐसा कर सकती है, वो कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही करेगी। ऐसी पत्नियां हमें नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर को बांध कर चले, ना कि उस घर के पुर्जे पुर्जे अलग कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, हमें ऐसी पत्नियां नहीं चाहिए। मुझे खुद से दूर मत कीजिए जी, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई जी। मुझे भी माफ कर दीजिए। जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा ही, और जब तक तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आती, इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद है। और इस तरह कड़ा कदम उठाकर सौरव और गौरव अपने घर को टूटने से बचा लेते हैं।
इस तरह अपने घर पर हो रहे मसले को सभी समझदारी से हल करें तो कभी किसी का भी घर ना टूटे। नमिता की शादी एक ऐसे ससुराल में हुई है जहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती है। लेकिन नमिता के मायके में ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती है, इसलिए उसे अपने ससुराल का माहौल बहुत अजीब लगता है। वो हमेशा यही सोचती रहती कि किस तरह से वो अपने ससुराल में शांति स्थापित कर पाएगी। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। माँ जी, ये किचन में 2 तरह की सब्जी कटी हुई क्यों रखी है? बहू, मैंने तो लौकी ही काटी थी, दूसरी सब्जी किसने काटी? जरूर बड़ी बहू ने काटी होगी। वीनू अपनी बड़ी बहू शर्मिला को आवाज देती है। शर्मिला बहू, जल्दी आओ किचन में। अपनी सास की आवाज सुनकर शर्मिला किचन में दौड़ती है। माँ जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? बहू, पहली बात तो मैं तेरी सास हूँ, तू मुझसे तमीज से बात किया कर। और दूसरी बात यह कि मैंने लौकी काट कर रख दी थी, तो तूने ये भिंडी क्यों काटी? माँ जी, पहली बात तो ये कि आप तमीज से बोलोगी तो तमीज से बुलवाओगी। दूसरी बात ये कि मैंने देखी नहीं थी कि आप सब्जी काट चुकी हैं, नहीं तो नहीं काटती मैं। बहू, देखेगी कैसे? तेरी नजरें तो हमेशा मोबाइल में जो लगी रहती है। सास बहू के सीरियल देखने से तुझे फुर्सत मिले तभी तो तू रसोई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये सब देखेगी ना। माँ जी, आपकी भी उम्र हो गई है, लेकिन आप रसोई का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जब आपको पता है कि घर में 2-2 बहुएं हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है किचन में काम करने की? इस तरह विनू और शर्मिला में झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों को झगड़ते झगड़ते बहुत देर हो गई तो नमिता बोली। शर्मिला भाभी, चुप हो जाइए। माँ जी, आप भी शांत हो जाइए। एक काम करते हैं, लौकी की सब्जी अभी बना देते हैं और भिंडी की सब्जी शाम को बना देंगे। शाम को सब्जी काटनी नहीं पड़ेगी और काम जल्दी हो जाएगा। इस तरह नमिता ने अपनी जेठानी और सास की लड़ाई भी शांत करवाई। शाम को नमिता किचन में काम कर रही थी, तभी उसके पति राज के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। माँ, ये क्या किया आपने? मेरा चश्मा तोड़ दिया। बिना चश्मे के काम कैसे करूंगा मैं? अरे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तू यहाँ रख कर क्यों गया था? अरे संभाल कर रख कर जाता। माँ, टेबल पर रख कर गया था, और कितना संभाल कर रखूं? बेटा, चश्मा ही तो टूटा है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं पहाड़ टूट गया हो। अरे दूसरा ले लियो। माँ, आपको पता है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आपने बोल दिया दूसरा ले लियो। पता भी है ये चश्मा कितना महंगा था। जब माँ बेटी की लड़ाई होते हुए काफ़ी देर हो गई तो नमिता से रहा नहीं गया। आखिर में बोल पड़ी। राज जी, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? वैसे भी ये चश्मा काफ़ी पुराना हो गया था। आप ही बोल रहे थे ना कि नया चश्मा लेना है, लेकिन आप नया चश्मा ले ही नहीं रहे थे। अब अच्छी बात है, अच्छा है कि टूट गया ये चश्मा, इसी बहाने नया चश्मा भी आ जाएगा। नमिता की बात राज को ठीक लगी। वो बिना कुछ कहे नया चश्मा लेने चला गया। इसी तरह एक दिन राज और उसके बड़े भाई विनोद में किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी। राज, तुम्हारी वजह से वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया। भैया, वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकला नहीं, बल्कि हमारे हाथ में कभी आने ही वाला नहीं था। आप फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। राज, मैं अपना ही तो टाइम बर्बाद कर रहा था ना, तुम्हारा टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहा था। तुम क्यों आए बीच में बात करने? भैया, आप उस क्लाइंट के पीछे मुझसे लड़ रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर गलत है तो मैं आपको सही सुझाव भी नहीं दे सकता क्या? तू मुझे सही सुझाव देगा? भूल गया कि ये काम मैंने ही तुझे सिखाया है। मैंने तुझे बिजनेस करना सिखाया है। ऐसे ही दोनों भाइयों में जम के झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा बढ़ता ही चला गया। जब दोनों भाइयों को लड़ते हुए काफ़ी देर हो गई तो नमिता ने दोनों को चुप कराते हुए कहा। अरे क्या हो गया है आप दोनों को? बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? राज जी, आपको भैया के मामले में नहीं बोलना चाहिए था। और भैया, क्या हुआ जो इन्होंने उस क्लाइंट को मना कर दिया? हो सकता है इस बार राज जी सही बोल रहे हों। ये कोई आखिरी क्लाइंट तो था नहीं। आगे से आप दोनों मिलकर और समझदारी के साथ ऑफिस के सारे फैसले लेना। नमिता की बात दोनों भाइयों को अच्छी लगी और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। नमिता अपने कमरे में जाकर कोई दवाई खा रही थी, तभी राज ने उससे कहा। नमिता, ये कौन सी दवाई खा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। सर दर्द की दवाई है ये। तुम्हारे सर में दर्द क्यों हो रहा है?
आपके घर में दिन रात लड़ाई होती रहती है। आपके घर की लड़ाई बचा बचा कर मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुमने हमारे सारे घर को संभाल रखा है। अगर तुम इस घर में ना होती तो ये घर घर नहीं अखाड़ा लगता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम लोग आपस में आराम से बात क्यों नहीं कर सकते, हर समय लड़ने क्यों लगते हो। सॉरी नमिता, आज के बाद मैं घर में किसी से नहीं लड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। राज और नमिता बात करते करते सो गए। सुबह नमिता उठकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी गार्डन से किसी के लड़ने की आवाज़ आने लगी। नमिता ने बाहर जाकर देखा तो उसकी सास, जिठानी और जेठ तीनों आपस में लड़ रहे हैं। तुम दोनों अपने दोनों कान खोल कर सुन लो। यहाँ पर लाल गुलाब के पौधे ही लगेंगे। मुझे लाल गुलाब पसंद है। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में जो आप चाहोगी वही होगा। इस गार्डन में लेवेंडर के पौधे ही लगेंगे। लेवेंडर के फूलों का रंग मुझे बहुत पसंद है। माँ शर्मिला, आप दोनों कभी मेरी भी चलने दिया करो। मैं हमेशा आप दोनों की बात सुनता हूँ। इस गार्डन में गुड़हल का पौधा ही लगेगा, वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने एक बार बोल दिया ना गुलाब। नहीं, लेवेंडर। इस बार तो गुड़हल ही लगेगा। इस बात पर तीनों आपस में लड़ने लगे। नमिता ने तीनों से कहा, माँ, भैया, भाभी, आप तीनों इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों लड़ रहे हो। देखो, सारे पड़ोसी इकट्ठा होकर आपकी लड़ाई देख रहे हैं। आपको इस तरह झगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन बहू, तूने सुना ना ये दोनों क्या बोल रहे हैं। आप आराम से अंदर जाइए, आप जो कहेंगे वही होगा। नमिता तीनों को समझाकर घर के अंदर भेज देती है और नर्सरी से बहुत सारे सुंदर फूलों के पौधे मंगवाकर गार्डन में लगवा देती है। इसके अलावा गुलाब, लेवेंडर और गुड़हल के पौधों की अलग अलग क्यारियां बनवा देती है। नमिता ने सबको आवाज़ दी और उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। गार्डन को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अरे बहू, तूने तो गार्डन का नक्शा ही बदल दिया। कितना प्यारा लग रहा है। अरे मेरे मनपसंद गुलाब की क्यारी कितनी प्यारी लग रही है। नमिता, जिस तरह से तुमने हम सबकी पसंद का ख्याल रखा और गार्डन को सजाया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लेवेंडर के साथ साथ बाकी के फूल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नमिता, जिस तरह से तुम सोचती हो ना, उस तरह से कोई नहीं सोच सकता। तुमने सबकी पसंद के फूल लगाए और वो भी कई अलग तरह के। भैया, यही तो मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ कि इस गार्डन में अलग अलग फूल होने के बाद भी गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। जिस तरह से ये फूल एक गार्डन में रह सकते हैं, तो हम सब खुशी खुशी एक घर में क्यों नहीं रह सकते। हाँ भैया, नमिता ठीक कह रही है। हम सब छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते हैं। जो बात आराम से हल हो सकती है उसको इतना लंबा कर देते हैं। राज और नमिता की बात सभी आराम से सुन रहे थे। तभी वीनू बोलने लगी, मैं कहाँ किसी से लड़ पाती हूँ। मैं तो बस अपने काम में लगी रहती हूँ। नहीं माँ जी, आप और आपके बेटे तो जलेबी की तरह सीधे हो। मैं ही सबसे लड़ती हूँ, मेरे ही सींग लगे हैं ना। अरे तुम अपनी आपस की लड़ाई में मुझे क्यों घसीटती हो? मैंने क्या किया? इस तरह तीनों दोबारा आपस में लड़ने लगे। नमिता और राज उन्हें चुप कराते रहे और वो तीनों चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नमिता और राज सर पर हाथ रखकर एक कोने में खड़े हो गए और उनकी लड़ाई देखने लगे।